नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809696060972386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये जो आर्टिकल्स है वो गवर्नमेंट की सारी जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं और लीडिंग जो वेबसाइट्स है वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी ये सीरीज। तो आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअस देखें और ये सीरीज प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, दोनों ही पर्सपेक्टिव में। और आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया, 10,000 लाइक्स का, तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है और जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है उसको जरूर ज्वाइन कर ले। तो देखते हैं हम किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है ये इंडिया और कनाडा का ट्रेड एग्रीमेंट है ना। जैसे आप एफटीए के बारे में सुनते होंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना, तो उस तरीके की ही चीज है ये, जब दो देशों के बीच में आर्थिक संबंधों को और सशक्त करना होता है। मतलब जैसे व्यापार वगैरह है तो वहां पर टैरिफ लगता है, कोटा लगता है, तो इस तरीके का कोई बैरियर ना हो, ज्यादा से ज्यादा जो वहां पर जो आर्थिक संबंध हो उनको और मजबूत किया जा सके, है ना, व्यापार किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके, तो उसके लिए इस तरीके के एग्रीमेंट होते हैं। जैसे साफ्टा वगैरह का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना, कई सारे नेशन के साथ इस तरीके के एग्रीमेंट है हमारे। तो इसको देखेंगे हम लोग, सेकंड और थर्ड पेपर दोनों में रख सकते हैं आप इसको। और इसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में है, तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट है ना। थर्ड टीयर जो है हमारा 73rd और 74th अमेंडमेंट आप देखते हैं तो ये अर्बन लोकल बॉडी की बात है ना, तो 74th अमेंडमेंट है, ठीक है। तो आप शेड्यूल भी देखते होंगे, 11th 12th नंबर की जो आपकी शेड्यूल है थर्ड ईयर से रिलेटेड है वो भी इंपॉर्टेंट है और हमेशा ये इंपॉर्टेंट रहता है। सेकंड पेपर में आप रख सकते हैं, इसको देखेंगे, बिल्कुल बेसिक चीज है ये आपकी। उसके बाद ओआरओपी काफी वर्षों से जो है ये आपका चर्चा में है, थर्ड पेपर में रख सकते हैं कि आर्मी के जो हमारे जवान होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि जैसे और सरकारी नौकरियों में जब उनका रिटायरमेंट होता है तो उनको क्या मिलता है, पेंशन वगैरह मिलता है ना, तो इसमें थोड़ा सा डिस्पैरिटी है। तो यहाँ पर मांग किया जा रहा है कि जो वन रैंक वन पेंशन, समझिएगा कि रैंक के आधार पर जो है पेंशन सबको सेम होना चाहिए। वहां पर क्या है कि जो यहाँ पर पेंशन पाने वाले लोग हैं उनके बीच जो है आय की, सैलरी की जो संदर्भ होता है, उसी संदर्भ में जब लास्ट टाइम जो उनको सैलरी मिलती है उसी आधार पर पेंशन वाला आयाम होता है। तो उसमें किसी की ऐसे एज एग्जांपल कि किसी की 10 रुपए है, तो किसी की 20 रुपए है, तो किसी की 25 रुपए है, तो वहां पर क्या है क्या नहीं है, सोशल सिक्योरिटी जो प्रदान किया जाता है पेंशन के माध्यम से उसमें एक रूपता नहीं है। इसलिए ये जो है मांग की जा रही थी, जो हमारे आर्म फोर्स की बात की जा रही है, मेनली आर्मी के कारण काफी सारा आपने इसमें एजिटेशन भी देखा होगा, लगातार दशकों से ये मांग चल रही है ना। तो इसको देखेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट है ये आपका मेंस के लिए भी। इसके बाद ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज है, इसको देखेंगे हम लोग। ईट से समझ में आ रहा होगा कि कुछ खाद्य पदार्थों के मानकों से संदर्भित चीजें होनी चाहिए ये, है ना। फिर सिटीज के अंदर चैलेंज की बात लिखी हुई, इसका मतलब ये कि वही कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म है कि किसी को अगर पुरस्कृत किया जाएगा, है ना, तो बाकी भी जो साथ वाले जो आपके अगल बगल के भी जो सिटीज होंगे वो भी मोटिवेट होते हैं उस तरीके के स्टैंडर्ड्स को अपनाने के लिए। देखेंगे हम लोग सेकंड और थर्ड पेपर, इसमें मतलब थर्ड पेपर में रख लीजिए आप इसको, है ना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है मनरेगा की बात करेंगे, हमेशा से इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है, इसको देखेंगे। इसमें अभी जो आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने बताया है कि इसमें कई सारे लूप होल्स है, इसमें जो है करप्शन देखा जा रहा है, टाइमली पेमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये इसके कारण ये चर्चा है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सेकंड पेपर में रख सकते हैं। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और फर्स्ट टॉपिक को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो जो सबसे पहले इंडिया कनाडा का जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसके बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो सीपीए की बात चल रही थी दोनों देशों के बीच में, तो दोनों देशों के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने, सीपीए का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपका आर्थिक भागीदारी जो है ना, वो भी व्यापक आर्थिक भागीदारी जो समझौता होता है
उसके बीच में जो हमारी चर्चा वार्ता चल रही थी ना, उसको वापस से स्टार्ट करने की जो आपकी स्टार्ट करने की बात है, उसमें दोनों ने जो है अपना क्या दिया है वहां पर, क्या किया वहां पर, सहमति व्यक्त की है, क्योंकि कोविड के कारण ये सब चीजें जो है हाशिए पर चली गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत ये भी इन लोगों ने किया है, मंत्रियों ने दोनों देशों के द्वारा, जो हमारे दोनों देशों को वहां पर प्रतिनिधित्व प्रदान कर रहे थे, है ना, इस संदर्भ में, तो उन्होंने कंसीडर किया कि एक इंटरिम जो है एग्रीमेंट कर लिया जाए। ठीक है ना, जिसको आप अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। तो वही जो है इसका क्या साबित होगा आगे चल के, जो है वो कमर्शियल गेन दोनों को प्रदान करेगा, और सीपीए के लिए ये आपका एक क्या होगा, ऐसा बोल सकते हैं कि पहले कदम के रूप में इसको देखा जा रहा है। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है, ये कंटेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर की पॉइंट देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ठीक है, उसके अंतर्गत क्या होगा, जो ट्रेड वगैरह है ना, गुड्स और सर्विसेज दोनों को आप इसमें क्या कर लीजिए, इंक्लूड कर लीजिए। तो उसमें जो उनका जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें बूस्ट देखा जाएगा, उसमें उन्नयन देखा जाएगा। ठीक है, और उसी के अंतर्गत भारत जो है अपने निवेश में यहां पर क्या करेगा, देखिए हमको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो हम क्या कर पाएंगे, उसको भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे, गुड्स और सर्विसेज दोनों के संदर्भ में देख रहे हैं। और जो दोनों देशों के बीच में व्यापार है उसको भी वहां पर क्या किया जाएगा, एक्सपेंड किया जा सकेगा। ठीक है ना, उसी के लिए ये सीएपीए में बात हो रही है ना, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है ये। ठीक, अब यहां पर कोविड-19 के कारण ये सब चीजें डीरेल्ड हो गई थी, मतलब ये चर्चाएं जो है, जो आपकी यहां पर प्रोग्रेस देखी जा रही थी, है ना, इस चर्चा के अंतर्गत, टीईपीए के अंतर्गत, तो वो डीरेल्ड हो गई थी, पटरी से उतर गई थी। लेकिन अब आप देखेंगे तो इसमें वापस से दोनों देशों की जो गवर्नमेंट है वो इनको क्या कर रही है, रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर ट्रेड की बात करें, इंपॉर्टेंट डेटा है, अपने पास रख लीजिएगा। तो ये मतलब इस तरीके के डेटा हमारे पास होने चाहिए कि इंडिया और कनाडा के बीच में जो ट्रेड साइज है ना, वो कितना है, कितना है, $6.5 बिलियन था। कब, 2001 में। तो आज 2022 चल रहा है, ठीक है ना। तो और बहुत सारा हमारा डायस्पोरा भी कनाडा में है, ठीक है, तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कनाडा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि रीजन क्या है यहाँ पर, जो लो क्वांटम ऑफ ट्रेड है दोनों देशों के बीच में। ठीक, तो सबसे पहला ये कि जो कनाडा है उसका अगर हम कंपैरेटिव देखें, तो जो भारत की निर्भरता है कनाडा के संदर्भ में, है ना, और वहां पर कंपैरिजन हम यूएसए से कर रहे हैं, तो यूएसए के कंपैरिजन में देखें तो हमारी जो निर्भरता है, ठीक है ना, कनाडा की तुलना में भारत की जो निर्भरता है वो बहुत अधिक है। किस पर, यूएसए पर, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है, नॉर्मल सा फैक्ट है, ये आप लोगों को पता होगा। अब स्पेशलाइजेशन देखिए, अगर दोनों देशों की बात करें तो कनाडा की जो स्पेशलाइजेशन है फार्मा सेक्टर में, ठीक है ना, जहां पर भारत भी एक क्या है, पूरे विश्व में जो है भारत का भी नाम है फार्मा में स्पेशलिटी से। ठीक, तो यहां पर क्या हो सकता है कि भारत की भी यहाँ पर प्रमुख हिस्सेदारी है ना। तो यहाँ पर जब दोनों देश मिलकर काम करेंगे तो जो भी आपका यहाँ पर फार्मा से रिलेटेड ट्रेड है वहां पर हम ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और वहां पर कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन भी कर पाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उनके बीच, समझिएगा कि दोनों के बीच में जब कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या होगा कि एक ही जगह में अगर दोनों जो है कंपटीशन करेंगे तो कंपटीशन का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि जब जो बेहतर व्यापार होना चाहिए तो उसकी संभावना बहुत कम है। अब ये कम होने के कारण जो है हम यहाँ पर बता रहे हैं। अब मान लीजिए कि एक ही चीज है, मान लीजिए कि कोई भी एक रिसोर्स है, उसके पीछे हम पढ़ते हैं ना एनवायरमेंट में, है ना, कि अगर कंपटीशन होता है किसी भी दो स्पीसीज के बीच में तो उनपे क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट। वैसे यहाँ पर भी समझिए कि भैया अगर विशेषज्ञता दोनों की एक ही क्षेत्र में है और दोनों जो देश है उसी क्षेत्र में काम करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बनाना पड़ेगा, रेट कट करना पड़ेगा, तो उससे दोनों देशों के बीच में क्या होगा, उनको लॉस होगा कि नहीं होगा, कहीं ना कहीं प्रॉफिट इरोड होगा। तो ये दो रीजन बता रहे हैं कि व्यापार कम होने के पीछे क्या कारण है। ठीक है ना, नॉर्मल से पॉइंट है। अब इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है, नेक्स्ट जो हेडिंग है इसमें ये बताया जा रहा है कि इस जो एग्रीमेंट की बात की जा रही है इसके इंपॉर्टेंट क्या डोमेन है, इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट्स है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला ये कि हमको ऐसे, अब देखिए इसी पॉइंट का कंटिन्यूएशन बताया कि हमको ऐसे सेक्टर्स को देखना है जहां पर, ठीक है ना, जहां पर दोनों देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा ना हो। पहली चीज उनके अपने मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस ना हो। ठीक, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम, सर्विसेज की बात कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात कर रहे हैं, है ना, और वहीं पर फिर इन्वेस्टमेंट की भी बात आ जाएगी, सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक, अब इसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है कि जल्दी से जल्दी ये जो आपका इंटरिम एग्रीमेंट है
है ना, उस पर जल्दी से जल्दी दोनों देशों को साइन कर लेना चाहिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में, निकट भविष्य में हम जो है सीपीओ को जो है मूर्त रूप प्रदान कर सके। उसी के लिए ये पहला कदम मान सकते हैं। ऊपर ही हमने ये चर्चा कर ली। अब यहाँ पर होगा क्या कि ये ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा अगर दोनों देशों के बीच में, तो होगा क्या कि इसमें इंक्लूडेड है गुड्स भी, सर्विसेज भी, रूल्स ऑफ ओरिजिन की बात किया जाएगा, है ना, फाइटो सैनिटरी और सैनिटरी जो आपके मेजर्स है उसके बारे में बात किया जाएगा, है ना, ठीक है ना। तो ये सब डोमेन्स बताए जा रहे हैं। तो इधर पे इन संदर्भों में जो आपके टेक्निकल बैरियर है या किसी तरीके का डिस्प्यूट है ना, इन्वेस्टमेंट को लेके या ट्रेड को लेके या जो भी संदर्भ है आपके व्यापार के गुड्स और सर्विसेज के, तो उनको भी क्या किया जाएगा, उनका सेटलमेंट किया जाएगा, रिजॉल्व किया जाएगा उनको, है ना, बैरियर खत्म किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वहां पर व्यापार को बढ़ाया जाएगा, निवेश को बढ़ाया जाएगा। तो ये सब चीजें जो है वहां पर शामिल होगा। कुल मिला के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इन एवरी एस्पेक्ट, है ना, ठीक है। किसके एवरी एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं, ट्रेड के संदर्भ में, समझिएगा। अब यहां पर अगर ये जो आपका एग्रीमेंट है ये एग्जिस्टेंस में आता है, तो होगा क्या कि 3 से 4 वर्षों में जो भारत और कनाडा का अभी जो व्यापार है बायलैटरल, उसमें लगभग $4 बिलियन का जो है इंक्रीमेंट देखा जा सकता है। बहुत बड़ा डेटा है ये आपका, ठीक। अब इसमें बताया जा रहा है कि दोनों देश जो है कहां पर एग्री हुए हैं काम करने के लिए। तो भैया इंटेंसिफाई करना है काम को किन किन संदर्भों में, किस किस क्षेत्र में। तो पहली चीज यहाँ पर ये कि जो कनाडा के संदर्भ में आप देखेंगे, है ना, भारत के संदर्भ में, दोनों के लिए बात करें तो जो कनाडा का सिस्टम है आपका, जैसे यहाँ पर उसको रिकॉग्नाइज करना, जैसे किसमें पेस्ट रिस्क मैनेजमेंट में, किसके संदर्भ में, पल्सेस में बात कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर लॉसेस हो जाता है हमारा दलहन को लेके, तो हम उसको क्या कर सकेंगे, उसको कम कर सकेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर मार्केट एक्सेस हो जाएगा, है ना, इंडियन एग्रीकल्चरल जो गुड्स है उनके लिए, ठीक है, जैसे आपका स्वीट कॉर्न हो गया, बेबी कॉर्न हो गया, बनाना वगैरह हो गया, इनके लिए बात कर रहे हैं। तो दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन रहेगी, ठीक है ना, ऐसा याद रखिएगा आप, ठीक है ना। कुछ क्षेत्र हमको याद रखने चाहिए कि यहाँ पर स्पेशलिटी है, यहाँ पर दोनों देश कार्य कर रहे हैं, दैट्स इट। सारी चीजों को रटना नहीं है। इसके बाद कनाडा इसमें भी सहमत हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा अल्फांसो आम, अब यूरोपियन यूनियन ने उसको क्या कर दिया है, फाइटोसैनिटरी जो आपका मेजर के कारण वो जो है उसको स्टैंडर्ड्स पे खरा नहीं उतरा, मानकों पर खरा नहीं उतरा, तो हमने जो एक्सपोर्ट किया वो उसको रोक दिया उन्होंने। तो इस तरीके का जो आपका रिव्यू या एग्जामिन करना है, वहां पर कंफर्मिटी वेरिफिकेशन लेना है ना, किसी भी प्रोडक्ट को, एग्रीकल्चरल हो या प्रोसेस्ड हो आपके फूड प्रोडक्ट, तो उनके लिए वो क्या करेगा, कनाडा हमको हेल्प करेगा, ठीक है ना। अब इसमें एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है जो आपका फैसिलिटेट करेगा, किसको, ये कनाडा का, कि वो किसको फैसिलिटेट करेगा, इंडियन ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, ये देख लीजिएगा, ठीक है, कि जो भी हम, जैसे मान लीजिए कोई चीज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसको बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में समझिए, तो वहां भी कनाडा हमको हेल्प करेगा, ठीक है ना, कि किस तरीके से जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानकों को हम क्या कर सके, उस तरीके से जो है हम उसको अपना सके, ताकि जो है उन्हीं के अनुरूप हमारा जो प्रोडक्ट वगैरह जा रहा है उसका सत्यापन हो सके। तो उसकी शीघ्रता से जांच वाच करने पर भी वो जो है दोनों देशों के बीच में जो है सहमति हुई, कनाडा वहां पर भी हमको हेल्प करेगा। उसके बाद जैसे यहाँ पर फोकस किया जाएगा कि भैया कॉपरेशन बढ़ाया जाए कुछ सेक्टर्स में, जैसे फार्मास्यूटिकल्स हो गया आपका, है ना, रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह हो गए, ठीक। उसके अलावा जो टूरिज्म का सेक्टर है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी है और आपका माइनिंग का सेक्टर है। अब एफटीए होता क्या है, मैंने बताया कि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में जो भी ट्रेड के बीच में जो बैरियर्स होते हैं, ट्रेड में ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों आ जाएगा, तो उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना। अब यहां पर क्या होगा कि इससे जो एलपीजी के बाद जो इंटरनेशनल जो आपका क्या है मोबिलिटी है, गुड्स या सर्विसेज का या ट्रेड है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसमें बिना किसी बाधा के उसको बढ़ाया जा सकेगा। तो इसमें बहुत कम आपका कोई कोटा नहीं होता है, सब्सिडी नहीं होती है ना, इस तरीके के जो आपके बैरियर है उनको खत्म किया जाता है ना, ठीक है। अब यहाँ पर की फीचर्स बताए जा रहे हैं एफटीए के, तो समझिएगा कि इसमें जो टिपिकली जो आपका कवर किया जा रहा है ट्रेड में, किसको, एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को। सर्विसेज की बात करें तो बैंकिंग है, कंस्ट्रक्शन है, ट्रेडिंग है, आईपीआर की बात की गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, इन्वेस्टमेंट की बात की गई है ना, और भी जो है आपकी बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत है। मुख्य विशेषताओं में कुछ चीजों को याद रखना हमको, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन, समझिएगा इसके अंतर्गत है क्या कि इसमें डिटरमाइन किया जाता है, ये पता किया जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है वास्तव में विनिर्मित कहाँ किया गया है, इसलिए बोला जा रहा है रूल्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद वहां पर इंपोज किया जाता है प्रेफरेंशियल टैरिफ, इसके अंतर्गत
इंटरनेशनल ट्रेड के अंतर्गत। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स मत करिएगा इसको, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिएगा। इसके बाद जो ये एक्ट है ना, एक्ट मतलब ये जो कार्यवाही की जाती है इसके अंतर्गत, एफटीए के अंतर्गत, इसमें क्या किया जाता है कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रिंसिपल है जो अडॉप्ट किया है डब्ल्यूटीओ में, वो एक्सेप्शन है, ठीक है ना, कि सबसे पसंदीदा राष्ट्र है इंडिया। अब इसके अंतर्गत आप देखेंगे ना मोस्ट फेवर्ड नेशन, तो इस बीच बीच में ये हमेशा जो है चर्चा में रहता है, ठीक है ना। इसके बारे में और देखिएगा, 2 लाइन में जो है डेफिनेशन बताइएगा कि एमएफएन होता क्या है, मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल क्या होता है। जैसे स्टील वगैरह की डंपिंग हो रही थी, तो उसमें भारत ने वहां पर घरेलू मार्केट को संरक्षित करने के लिए कुछ चार्जेस लगाए, तो वहां पर जो है इंटरनेशनल फोरम पे जो है कई देशों ने बात उठाई कि भैया ये उल्लंघन कर रहा है भारत इस तरीके के आयामों का, है ना, ठीक है, इसको देख जाइएगा। ये अपवाद के रूप में यहाँ पर जो है एमएफएन काम करता है, जो डब्ल्यूटीओ के द्वारा बनाया गया है। ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ये सब क्या होता है, किस तरीके की जो है टैरिफ सब्सिडी की बात की गई है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद एमएफएन क्या है वो यहाँ पर बताई दिया इन्होंने, कि जो गैट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक, इसके जो मेंबर नेशन है डब्ल्यूटीओ के, ये आपको पता होगा। तो आर्टिकल 1 के अंतर्गत बोला गया कि भैया डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ, कि आप किसी के साथ अलग टाइप के टैरिफ लगा रहे हो, किसी के साथ अलग टाइप के टैरिफ लगा रहे हो, तो उसमें कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगा, है ना, सेम लेवल जो होगा वो नहीं होगा लोगों का। मान लीजिए कि सारे प्लेयर्स वहां पर खेल रहे हैं, तो उनको जो एक तरीके का प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, तो कॉम्पिटिटिवनेस पर क्या होगा, वहां पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो अगर प्रतिस्पर्धा में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और किसी तरीके की मोनोपोली आती है, तो उससे सीधा जो है प्रभाव कस्टमर्स पर पड़ेगा, ठीक है ना, उनको उसका क्या करना पड़ेगा, ऋणात्मक प्रभाव का सामना करना पड़ेगा। एफटीए के महत्व क्या है, तो सीधी बात है, ये प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करेगा, ठीक है ना। फिर जो एफिशिएंसी है उसमें भी जो है वहां पर वृद्धि देखी जाती है ना, उत्पादकता में भी वृद्धि देखी जाती है, ठीक। जो देश है जो इसके अंतर्गत शामिल है, उनके अंतर्गत जो उपभोक्ता वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस तरीके की उत्पादकता का दोहन करते हैं, उसका लाभ लेते हैं, सस्ते और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर पाते हैं, ठीक। इसके द्वारा जो है एकाधिकार भी खत्म होता है, ठीक है ना, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इससे व्यापार और निवेश के जो आपके साझा तरीके हैं उनको भी बढ़ावा मिलता है, ठीक है ना, इससे व्यापार और सशक्त होता है। तो जो ग्लोबल विलेज की हमारी संकल्पना है, वैश्विक जो हमारा मोबिलिटी की संकल्पना है, वैश्विक विकास है, उसको भी यहाँ पर क्या मिलता है, समर्थन मिलता है। और पूरे की पूरी जो व्यापार की जो लिंक है उसको भी वहां पर से क्या होता है, वो भी आपका उन्नयन उसमें देखा जाता है। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या है एफटीए का इंडिया के लिए, तो सीधी बात है कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इंडिया के पास जो हम उत्पादन करते हैं कई सारी चीजों का, तो उसकी खपत के लिए जो है, कंजम्पशन के लिए इतना बड़ा मार्केट नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है ना। ये एक पॉइंट है लिखने का। वैसे हमारे पास बहुत बड़ी जनसंख्या मार्केट है, लेकिन पेइंग कैपेसिटी लोगों की एक जैसी नहीं है, बहुत कम है, किसी की तो बहुत ज्यादा है, डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या किया जा सकता है कि मान लीजिए कि हम अपने प्रोडक्ट्स को निर्यात कर पाएंगे दूसरे देश को, तो उससे क्या होगा, हमको डॉलर में इनकम होगी, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम वहां पर एड्रेस कर पाएंगे, ठीक है। सरकार के पास एक्सेस रेवेन्यू होगा, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो क्या कर पाएगी, वहां पर इन्वेस्टमेंट कर पाएगी, है ना, ठीक है। सारी चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद कोविड के आप बात देखेंगे तो स्ट्रक्चरल चेंजेस देखे गए हैं हमारे यहाँ बिहेवियर में, आप देखेंगे इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, जैसे रिमोट लर्निंग, वर्क फ्रॉम होम, है ना, उसके साथ ही इस तरीके की चीजों की डिमांड बढ़ी है, ठीक है। तो भारत के अंतर्गत आप देखेंगे तो बहुत सारे हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है जो इस तरीके के काम को अंजाम दे सकते हैं, है ना। तो भारत के अंतर्गत जो व्यापार योग्य सेवाएं हैं उनकी मांग को भी बढ़ावा देने की यहाँ पर क्या है, संभावना है। अब यहाँ पर देखिएगा कि भारत में जो अनस्किल्ड जो लेबर है ना, उसके संदर्भ में आप देखेंगे तो उसको भी निर्यात किया जा सकता है, उसमें बहुत बड़ी संभावना है। क्योंकि कई क्षेत्रों में आप देखेंगे तो चाइना जो है तेजी से जो है वहां पर क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है, जैसे कि आपका क्लोथिंग हो गया, एपरेल हो गया, लेदर हो गया, फुटवियर। तो जहां जहां पर यहाँ पर चाइना जो है वहां पर वैकेंसी क्रिएट कर रहा है, मतलब वेकेंट वहां पर एक अंतराल जो है शून्यता उत्पन्न कर रहा है, उसको भारत वहां पर क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है, उसको एक अवसर के रूप में हम भुना सकते हैं। तो इसके बाद आप देखेंगे एफटीए जो है उसके अंतर्गत ये भी पोटेंशियल है कि वो क्विक इकोनॉमिक जो है वो ग्रोथ भी दे सकता है और इंटीग्रेशन भी कर सकता है नेशंस के बीच में। किस तरीके का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, आर्थिक एकीकरण की बात कर रहे हैं, जिसमें भारत जो है पूरे के पूरे वैश्विक आयाम पर जो पूरी वैल्यू चेन है उसमें एक महत्वपूर्ण कर्ता के रूप में उभर कर सामने आ सकता है।
ठीक है। इसके बाद इंडिया और एफटीए की बात की जा रही है, तो सीधी बात है एफटीए आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका जो है भारत जो है इस तरीके के आयामों को इसलिए अपना रहा है ताकि व्यापार को बढ़ाया जा सके, निवेश के लिए भी कई कई तरीके के जो है चैनल्स को जो है मोबिलाइज किया जा सके। भारत ने सबसे पहले जो साइन किया था एफटीए किसके साथ किया था? श्रीलंका के साथ 1998 में, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद जब भारत ने कई सारे देशों के साथ, साउथ एशियन कंट्रीज के साथ जो है हमने इस तरीके के एग्रीमेंट किया है। इंडिया ने आसियान देशों के साथ जो है इस तरीके का गुड्स एग्रीमेंट किया है ट्रेड के लिए, गुड्स के संदर्भ में। उसके बाद साफ्टा की बात आती है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है आपका, है ना। आसियान कंट्री के साथ अलग है, साउथ एशिया के साथ अलग है हमारा, जो कोरिया के साथ अलग है, सीईपीए है वो आपका, जापान के साथ भी सीईपीए है हमारा, सिंगापुर के पास जो है हमारा है इस तरीके का, है ना। उसके बाद मलेशिया के साथ भी है और भी देशों के साथ है, कुछ नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भारत का जो निर्यात है इन देशों को, है ना, एनुअली जो है एवरेज बता रहे हैं कि किस तरीके से इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। मैन्युफैक्चरिंग जो आपके क्या है, मैन्युफैक्चर्ड जो विनिर्मित उत्पाद है उनका जो एक्सपोर्ट है वो 13.4% की दर से लगातार बढ़ा है, एवरेज बता रहे हैं सालाना, जिनके साथ हमारे इस तरीके के समझौते हैं। ठीक, 2006 के बाद से आप देखेंगे तो साफ्टा की जो बात कर रहे हैं, जिसको दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र भी बोला जाता है, तो उसमें भारत के निर्यात के कंपैरिजन में आयात, ठीक है ना, आप समझिएगा यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यहां पर एक्सपेंशन देखा गया है, ठीक है ना, एक्सपेंशन देखा गया है किसमें बताइए जरा। देखिए पूरे के पूरे ट्रेड में वहां पर क्या होगा, एक्सपेंशन देखा जाएगा, ठीक है ना। अभी भी आप देखेंगे कि बहुत सारे देशों के साथ जो है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट आप देखेंगे तो वहां पर जो है नेगेटिव दिखाई देता है। हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो उस तरीके के क्षेत्र को भी हम एड्रेस कर पाएंगे, इसको ऐसा समझिएगा इस डेटा को, ठीक है ना। इसके बाद आप यहां पर देखेंगे कि एफटीए जो हमारा आसियान के साथ है, ठीक है ना, साउथ कोरिया के साथ है, जापान के साथ है, तो यहां पर आप देखेंगे तो भारत के आयात में यहां पर जो है वृद्धि हुई है, तो कुछ देशों में जहां पर निर्यात में वृद्धि हुई, तो कुल मिलाकर ये दोनों पॉइंट से ये बताया जा रहा है कि हम दोनों क्षेत्रों में अपने व्यापार को बूस्ट कर पाए हैं वहां पर, ऐसा समझिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ डेटा अपने पास रख सकते हैं, ठीक है ना। चाइना के साथ हमारा बहुत सारा डेफिसिट है ना, कोई कोई कंट्री ऐसे है जहां पर हम सरप्लस में भी है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका जो डेटा है वो ये बोलता है कि भारत की जो आपकी यूटिलिटी है एफटीए की, उसकी जो दर है वो 5% से लेके 25% के बीच है, 5 से लेके 25% की रेंज बता रहे हैं। तो अगर कंपैरिजन करके देखा जाए तो वन ऑफ द लोएस्ट है एशिया में, तो इस क्षेत्र में भारत सरकार को कार्य करने की आवश्यकता है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि एफटीए ने भारत के लिए अपेक्षा के अनुरूप ऐसा काम क्यों नहीं कर पाया, भैया ये अपने स्तर से उतना ज्यादा जो है प्रोडक्टिव क्यों नहीं हो पाया अभी तक, ये बताया जा रहा है। तो अभी भी हमारे यहाँ कई सारी कॉम्प्लेक्सिटी है ना, तो इन्वेस्टर्स आने के लिए परेशान होते हैं, बहुत सारे रूल्स है, रेगुलेशंस है। उसके बाद अभी भी बहुत सारे नॉन टैरिफ जो बैरियर्स है ना, वो जो है विद्यमान है। उसके कारण जैसे आप देखेंगे, जैसे इंपोर्ट कंट्रोल किया जाता है, इंपोर्ट परमिट्स है, सैनिटरी जो फाइटो सैनिटरी मेजर्स वगैरह आप देखते हैं, प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स की बात आ रही, टेक्निकल बैरियर्स, तो इस तरीके के कई सारे अवरोध है जिसके कारण जो है एफटीए को जो है अप्रोप्रिएट मैनर में मोबिलाइज नहीं कर पाए। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर इसके बारे में अवेयरनेस भी कम है, इनएडिक्वेट जो है जानकारी है एफटीए पर, ठीक है। और फिर जो स्टैंडर्ड जो सेट किए गए उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर लो मार्जिन है प्रेफरेंसेस के माध्यम में, है ना, जिनको हम प्रेफरेंस देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कंप्लायंस कॉस्ट है बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर बोला जाता है कि जो आपका नियामकों के संदर्भ में जो आपके नियामक होते हैं, जो आपके रेगुलेशंस वगैरह है, उसमें भी जटिलता है, ठीक है, जटिलता है। तो इसके कारण जो है वहां पर इसको हम पूरी तरीके से जो है मोबिलाइज नहीं कर पाए, अपेक्षित रूप से इसका लाभ नहीं ले पाए हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो जो आपका म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट है उसकी भी एब्सेंस के कारण जो है इस तरीके के कॉम्प्लेक्सिटी को देखा जाता है ना। तो यहाँ पर इंडिया का जो परफॉर्मेंस है एफटीए के अंतर्गत वो हैम्पर्ड होगा, सीधी बात है, उसमें ऋणात्मक प्रभाव देखा जाएगा, ठीक है, इसको देख जाइएगा। इसके बाद जो है भारत के जो निर्यातक है उनको कई घरेलू स्तर पर भी जो है बाधाओं का सामना करना पड़ता है, वो भी रूल्स और रेगुलेशन के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर हायर लॉजिस्टिक कॉस्ट है हमारे यहाँ, सप्लाई साइड का कंस्ट्रेंट है हमारे यहाँ, है ना। तो इस तरीके की चीजें भी लोगों को हतोत्साहित करती है इस क्षेत्र में आने पर। इसके कारण भी एफटीए का जो है उचित मात्रा में हम लोग दोहन नहीं कर पाए। अब सीपीए के बारे में बता रहे हैं कि भैया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है दो कंट्रीज के बीच में, इसमें जो है
जो ट्रेड है देशों के बीच में उसको और कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की कोशिश की जाती है। इसके बाद भारत ने साइन किया है सीईपीए आपका साउथ कोरिया और जापान के साथ, तो ये देख लीजिएगा, नॉर्मल सी चीजें हैं। इसके बाद अर्बन लोकल बॉडी की बात है तो न्यूज में इसलिए है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर जो है अपना आरोप प्रत्यारोप, ये राजनीतिक आपका मुद्दा है ना। तो ये न्यूज में क्या आ गया आपका अर्बन लोकल बॉडीज, तो ये जानने की जरूरत है कि कैसे आया। गांधीवादी जो आपकी विचारधारा थी उसी को मूर्त रूप यहाँ पर प्रदान किया गया, ठीक है ना, चाहे पंचायती राज हो चाहे आपका म्युनिसिपैलिटीज वगैरह। तो ये म्युनिसिपैलिटीज की बात की जा रही, तो किसके थ्रू लाया गया था, तो ये संवैधानिक संशोधन किया गया 74th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का। इसके द्वारा समाज जो आपका संविधान में जो है वो क्या संपृक्त किया गया, कौन सा जो है पार्ट जोड़ा गया, तो आपका 9th ए है आपका पार्ट ये, और आर्टिकल जोड़ा गया 243 से लेके 243 जेड जो डील करता है यूएलबी से, है ना, शहरी जो स्थानीय निकाय है उनसे। 12वें नंबर का शेड्यूल इससे रिलेटेड है, उसमें 18 जो है वहां पर क्या दिए गए विषय जिस पर इनको कार्य करना है, ठीक है। उसके अलावा 11वां शेड्यूल है जिसमें पंचायती राज से जो रिलेटेड है आपका, और उसमें 29 जो है विषय की बात की गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है क्या है। तो सबसे पहले जो पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भारत में सेटअप किया गया था मद्रास में 1688 में, फिर बॉम्बे और कैलकाटा में 1726 में। लॉर्ड रिपन को जो है जो आधुनिक स्वशासन का जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जो है जनक भी माना जाता है। मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, 1882 में इनने जो है इसकी नींव रखी, और उसी को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी किया कहा जाता है, और इन्हें ही भारत में जो आपका स्थानीय स्वशासन है उनका जनक भी कहा जाता है। इसके बाद आप देखेंगे तो 1919 का जो आपका एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके अंतर्गत जो स्थानीय स्वशासन है उसको ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट बनाया गया। इसके बाद 1935 में आप देखेंगे तो उसमें इसको प्रांतीय विषय घोषित किया गया था। बताइए कि जरा इसके मुख्य प्रावधान क्या थे 1919 के और 1935 में, किसमें जो है जो द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत किसमें प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, किसमें नहीं दी गई, क्या इंपॉर्टेंट प्रावधान है बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1909, 1919 और 1935 का जो एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हमेशा, ठीक है ना, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद कंपोजिशन जो है इसका क्या होता है नगर पालिकाओं का, तो सीधी बात समझिएगा, इसमें जो मेंबर्स को चुना जाता है उनका इलेक्शन डायरेक्टली किया जाता है, लेकिन जो इसके आपके अध्यक्ष होते हैं इसका प्रावधान पूरे देश में अलग अलग है। आप देखेंगे कहीं पर प्रत्यक्ष है कहीं पर अप्रत्यक्ष है, तो कई सारी वहां पर जो है करप्शन भी देखा जा सकता है ना, देखा जाता है। तो ये राज्य का विषय है, तो हर राज्य में जो है अलग अलग प्रावधान आप देखते हैं। मेयर वगैरह की बात आप लोग सुनते होंगे, उसी से संदर्भित है। रिजर्वेशन की बात करें तो 1/3 जो है सीट्स रिजर्वेशन की बात की गई है, जो आपके वल्नरेबल ग्रुप्स को दिया जाएगा, जैसे महिलाओं को दिया जाता है। SC/ST की जो महिलाएं हैं उनके लिए जो है वहां पर कम से कम 1/3 आरक्षण की बात किया गया है ना। जो महिलाओं की कुल सीटों की संख्या है उसमें से जो आपकी SC/ST से रिलेटेड महिलाएं हैं, है ना, उनके लिए भी 1/3 तिहाई जो 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये बहुत सारी जगह 50% तक भी इसको इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है ना। आप बिहार वगैरह का संदर्भ ले सकते हैं एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर जनसंख्या के अनुपात पे वहां पर कुल जनसंख्या जितनी है और वहां पर जिस समुदाय का जितना वहां पर रिप्रेजेंटेशन, उसके आधार पर सीटों में आरक्षण का प्रावधान, लेकिन महिलाओं के लिए स्पेशल प्रावधान किया गया है ना, कि उनके लिए जो है 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। और उसमें भी जो आपकी टोटल ये महिलाओं के लिए होगा उसमें भी फिर प्रेफरेंस किसको दिया जा रहा है, जो आपकी वल्नरेबल ग्रुप्स की, जो पिछड़े वर्ग की है, जैसे SC है ST है ना, ऐसी महिलाओं को, ठीक, नॉर्मल सा चीज है ये आपका, और ये हमेशा से बिल्कुल बेसिक चीज है। इसके बाद जो है नगर पालिकाओं की जो अवधि वो क्या होती है, तो लगभग नॉर्मल देखा जाए तो 5 साल के लिए इनके कार्यकाल का प्रावधान बनाया जाता है, जो ये एक्ट प्रोवाइड करता है। अब इनके पावर्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, तो क्यों लाया गया है, ऑटोनॉमी के लिए लाया गया, स्वायत्तता के लिए लाया गया, तो ऐसी शक्तियां और अधिकार इनको प्रदान करता है। कौन करेगा, राज्य का विषय है तो राज्य की विधायिका करेगी, किसको देगी, नगर पालिकाओं को देगी, है ना, कि वो जो है स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करे, स्वायत्त रूप से काम करे, है ना, और वो उनको उस तरीके की अथॉरिटी देखते हैं ताकि उन कार्य को संपन्न कर सके। तो ये करती क्या है मेनली, तो ये दो आपके कीवर्ड्स है। सोशल जस्टिस के लिए काम करेगी, जो भी योजनाएं तैयार की जाती है उनको इंप्लीमेंट करेगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डोमेन में काम करती है। और फिर जो आपका 12th नंबर का जो आपका शेड्यूल है संविधान में, उसमें जो आपके सूचीबद्ध है, लिस्टेड है जो आपके 18 विषय, उनसे संदर्भित आयामों में ये आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, जो भी उनसे रिलेटेड योजनाएं हैं उनको ये आपके क्रियान्वित करते हैं, है ना। अब यहाँ पर फाइनेंसेस की बात करें तो हमेशा जो है मुद्दा आप देखते होंगे कि फाइनेंस की प्रॉब्लम को ये हमेशा फेस करते रहते हैं 3rd ईयर में, है ना। तो इसके अंतर्गत जो है इनको कुछ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए या वित्तीय जो है आपके संदर्भ में लाभ देने के लिए कुछ प्रावधान बनाए होंगे। तो आप देखते हैं जैसे
नगर पालिकाओं को दिया जाता है इस तरीके की अथॉरिटी कि आप कुछ कर लगा सकते हैं, शुल्क आप आरोपित कर सकते हैं, टोल वगैरह, है ना, इस तरीके की चीजों को उनको अधिकृत किया गया है ताकि उनको वित्तीय स्वायत्तता भी तो मिले। ठीक है, इसके बाद ये जैसे पथ कर हो गया राज्य सरकार द्वारा जो लगाया जाता है, और भी कुछ कर वगैरह शुल्क वगैरह जो होते हैं वो नगर पालिकाओं को सौंपा जाता है। राज्य की जो आपकी कंसोलिडेटेड फंड है, संचित निधि है, उनसे नगर पालिकाओं को सहायता के अंतर्गत अनुदान वगैरह की भी व्यवस्था किया जाता है ना, और भी कई तरीके की निधियों के गठन का प्रावधान किया गया है, देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये जेन्युइन प्रॉब्लम है कि फंडिंग की हमेशा समस्या बताते रहते हैं थर्ड ईयर में, और जब फंडिंग नहीं होगा तो वो कैसे फिर यथार्थ रूप में, मूर्त रूप में जो है आपकी स्थानीय स्वायत्तता को मूर्त रूप प्रदान कर पाएंगे, है ना। तो वहां पर चुनौतियां ये विद्यमान है। अब बहुत सारी जो आप सेकंड ईआरसी देख लीजिए या किसी भी कमेटी की रिकमेंडेशन देखेंगे तो इस तरीके की बातें आती है, पंचायत के लिए भी, नगर पालिका के लिए भी। अब इससे संबंधित मुद्दे और चुनौतियां क्या है, तो अपर्याप्त वित्त के कारण जिस संदर्भ में, जिस लक्ष्य को लेकर इनको बनाया गया, उसी की पूर्ति नहीं हो पा रही है, पहली चीज। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे कि जो स्टेट, जो राज्य वित्त आयोग है, उनके द्वारा जो निधियों का हस्तांतरण है ना म्युनिसिपैलिटीज के लिए, वो भी कम है मैक्सिमम राज्यों में आप देखें। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारी जो ग्राम पंचायत है, ज्यादातर ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पर, तो उनके पास राजस्व के साधनों की कमी है। ठीक है ना, तो वो जो है राजस्व के स्रोत जुटाने को तैयार नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये समझिएगा, ये भी एक तरीके से फाइनेंस का ही डोमेन है ना, उसके संदर्भ में समझिएगा। जैसे गृह कर हो गया, स्वच्छ जल शुल्क हो गया, ठीक है ना, या गैर कर राजस्व के जो आपके संदर्भ हो गए, तो उसमें जो है वो रेवेन्यू जुटाने के लिए भी तैयार नहीं, और उसको रेवेन्यू के जो आयाम है वो भी कम है। दोनों चीजों को समझिएगा। तो टोटल ओवरऑल आप देखेंगे तो ये समस्या है क्या कि भैया फाइनेंशियल क्रंच है, उनके पास फाइनेंस ही नहीं है, निधि ही नहीं है, तो वो किस तरीके से जो है उन चीजों को, जिन योजनाओं को वहां पर भेजा जा रहा है, उनको वो क्या कर पाएंगे, इंप्लीमेंट। फिर करप्शन वगैरह तो बात की चीज है। अब आगे का रास्ता क्या है, तो सीधी बात है, इनको फंक्शनल ऑटोनॉमी देना चाहिए, एप्रोप्रिएट मैनर में इनको जो है फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए। फिर उसके बाद जो है वहां पर रिव्यू, जो ट्रांसपेरेंसी है उसको सुनिश्चित करने के लिए आप ओम्बड्समैन वगैरह का यूज करिए। इस तरीके की कोई एक कमेटी बनाइए जो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर सके, है ना। इस तरीके के प्रावधान आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि सेकंड एआरसी ने, ये इंपॉर्टेंट है, कि रिकमेंडेशन दिया था कि सरकार के प्रत्येक स्तर पर जो आपका जो भी फंक्शंस है, तो उसमें डेफिनेट डिमार्केशन, निश्चित सीमांकन या बिल्कुल पृथक्करण वहां पर देखा जाना चाहिए कि कहां पर जो है इनको जो है फंक्शन करना है। सभी टीयर पर बात करते हैं वो। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर टॉपिक है, ओआरओपी की बात कर रहे हैं। तो सीधी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपहोल्ड कर दिया है ओआरओपी को, ठीक है ना। इनके संदर्भ में ही आर्म फोर्सेस के बारे में बात किया जाता है। अब समझिएगा, जो भारतीय सशस्त्र बल है ना, इनके द्वारा जो आपके इंडियन आर्म फोर्स है, लंबे टाइम से ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि भैया समान पेंशन, समान रैंक के लिए, समान अवधि की जो सेवा किया गया है उनके लिए जब वो रिटायरमेंट हो, है ना, तो रिटायरमेंट की जो डेट है उसके संदर्भ से ये बात नहीं कर रहे, क्योंकि डेट के हिसाब से जब जो सैलरी होती है उस हिसाब से पेंशन मिलती है। तो बोलते भैया ये तो आपका डिस्पैरिटी है ना, कि अगर मान लीजिए कि समान अवधि की सेवा के लिए समान तारीख ना भी हो अगर, तो जब वो रिटायर होते हैं तो सबको जो बेनिफिट मिलता है वो एक समान होना चाहिए। इसको ऐसा समझिएगा। अब इसकी आवश्यकता क्यों है, तो हमारी जो फोर्सेज है ना, तीनों सर्विसेज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो आती है आपकी दो कैटेगरी में, या तो ऑफिसर के रैंक में होंगे या अदर रैंक में होंगे, सीधी बात है। अब अदर रैंक्स में, जो लोअर रैंक्स में होते हैं, जैसे सोल्जर्स वगैरह होते हैं, वो यूजुअली रिटायर हो जाते हैं 35 की एज में। ठीक, अब जल्दी हो गए वो रिटायर, तो भैया उनको भी तो पेंशन जो है अप्रोप्रिएट मात्रा में चाहिए होती है। इस तरीके की विषमता है, इसी को एड्रेस करने की बात की जाती है ना। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो और गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको पे कमीशन के हिसाब से, जैसे छठवां पे कमीशन आ गया, सातवां आ गया, तो उनकी जो है सैलरी हाइक हो जाती है या पेंशन में जो है उन्नयन देखा जाता है, लेकिन इस तरीके का कोई बेनिफिट इनको नहीं मिलता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो जो नॉर्मल लोग रिटायर होते हैं 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, अन्य सरकारी कर्मचारी। लेकिन यहाँ पर तो जो है जिनकी हो गई, आप देखते हैं ना कि भैया वो रिटायर होके आ गए, अब तो और कोई और काम कर रहे हैं वो लोग। तो यहाँ पर सोल्जर्स वगैरह 35 की एज में रिटायर हो गए, तो उस तरीके की बेनिफिट्स को अवेल नहीं कर पाते वो, जो अन्य सरकारी अधिकारी करते हैं या सरकारी कर्मचारी करते हैं। तो वो उन वेतन आयोगों के लाभों से बेचारे चूक जाते हैं, है ना। अब इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि पेंशन जो है, ठीक है ना, वो बेस्ड होती है किस पे, जो आपकी रिटायर होने के पहले जो लास्ट ड्रॉन सैलरी होती है जिसका आप आहरण करते हैं। अब जल्दी अगर रिटायरमेंट हो गया आर्मी के किसी भी मतलब अपने सोल्जर्स की,
ठीक है, तो उनको कम पेंशन मिलती है, तो इससे क्या होता है, उनको लॉस होता है बेचारों को। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि रैंक बेस्ड भी डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ पर रैंक के आधार पर भी ये चीजें की जाती है ना। ठीक है, अब वो जो रिटायरमेंट है ऑफिसर्स का, वो रैंक के बेस पे भी डिपेंडेंट है, समझ रहे हैं आप। जैसे सोल्जर्स 35 साल में हो गए, अब हायर रेंज के आपके हायर रैंक के हैं तो वो थोड़ा देर में हुए, तो इस तरीके से वहां पर डिस्पैरिटी बनी हुई है, रटना नहीं, इन चीजों को समझना है केवल। अब यहाँ पर अर्ली रिटायरमेंट जो है वो आर्मी के जो पर्सोनल्स हैं, जो भी जवान हैं आपके, उन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा तर्क दिया जाता है। क्योंकि भैया चाहे वो जवान हो, चाहे वो किसी रैंक पर हो, पर वो राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए अपने जो है जीवन को जो है जोखिम पर डाल के राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, है ना। तो चाहे युद्ध जब होता है तो भैया चाहे सोल्जर हो चाहे आपका अधिकारी हो, जाएंगे तो दोनों ना, समझ रहे। तो इस तरीके से जो है इनके बीच में डिस्पैरिटी नहीं किया जाना चाहिए। अब 1950 से 73 के बीच में आप देखेंगे तो जो पेंशन की स्टैंडर्ड रेट थी, उसके बारे में जो उस समय प्रावधान किया जा रहा था, जो अवधारणा प्रचलन में थी, वो जो है ओआरओपी के समान ही थी। ठीक है, अब इसके बाद जो ये बेनिफिट्स है उसको आप देखेंगे, जो सक्सेसिव पे कमीशन है हमारा, उसने पास नहीं किया है अभी तक आर्मी पर्सनल के लिए। ठीक है, जो रिटायर पहले हो चुके हैं, तो भैया वो लाभ नहीं ले पा रहे उस तरीके से, है ना। अब यहाँ पर आगे का रास्ता क्या है, तो यहाँ पर जो है रैशनल ग्राउंड देके जो भी हित हो सकता है सोल्जर्स के लिए, उनको जो है वहां पर अप्लाई करना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। और जो भी विसंगतियां हैं उसको दूर करना चाहिए, है ना। और ओआरओपी जो है इस तरीके की डिस्पैरिटीज को, इस तरीके की विसंगतियों को दूर करने का एक आयाम है। इसके बाद जो मानक दर है पेंशन की, उसमें एक समानता, यूनिफॉर्मिटी लाने की जो है आवश्यकता है। उसी के लिए एक समिति भी जो है बनी थी, जिसने इस तरीके की रिकमेंडेशन भी दी थी, तो उनकी रिकमेंडेशन को स्वीकार करना चाहिए। इस कमेटी का नाम याद रखिएगा, कामाख्या प्रसाद सिंह देव समिति है वो आपकी। इसके बाद ईट स्मार्ट जो आपका सिटी चैलेंज है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है ये। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स है, उसने अनाउंस किया है कि 11 जो सिटीज हैं उनको यहाँ पर विजेता घोषित किया, समझिएगा। अब यहाँ पर की पॉइंट क्या है, तो सीधी बात है, ये जो सिटीज है वो इनका जो एंगेजमेंट है वो अब डीपर हो जाएगा, डीपर हो जाएगा। जो भी प्रोजेक्ट्स वहां पर लगाए गए ईट से संदर्भित, मतलब खाद्य पदार्थों से संदर्भित, पहले ये समझिएगा आप, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर जो पायलट प्रोजेक्ट, जो पायलट स्टेज पे इस प्रोजेक्ट को जो है लगाया गया था, अब उसको स्केल अप कर सकेंगे हम लोग सस्टेनेबल मैनर में, स्थायी तरीके से उसको आगे बढ़ाया जा सकेगा, और भी शहर जो है यहाँ पर संपृक्त हो पाएंगे। तो जो खाद्य पदार्थों के अंतर्गत एक मानक होते हैं उनको हम अपना पाएंगे। तो अगर जो हमारे यहाँ फूड के अंतर्गत जो एडल्ट्रेशन है या उसकी क्वालिटी से रिलेटेड जो आपका डोमेन है, वहां पर हम काम कर पाएंगे, ऐसा समझिएगा। अब शहरी स्तर पर ये जो आपका चैलेंज लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, तो भैया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के द्वारा, और किसके कोलैबोरेशन के साथ, तो FSSAI के साथ, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके द्वारा 15 अप्रैल 2021 को। अब ये जो अथॉरिटी वो क्या काम करती है, मैगी के कारण काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ था, ये आपकी बॉडी इंपॉर्टेंट भी है। कोई एक्ट है क्या 2006 में लाया गया था जिसके द्वारा इसको बनाया गया है, क्या नाम है उसका एक्ट का, यही है या कुछ और नाम है उसका, बताइएगा, है ना। किस तरीके की बॉडी है ये आपकी, वैधानिक है या संवैधानिक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो इसके द्वारा जो हमने करने की कोशिश की वो क्या किया है कि भैया जो हम खा रहे हैं ना वो सही चीजों को खाएं, है ना। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो कार्सिनोजेनिक जो चीजें हैं वो फूड एडल्ट्रेशन के कारण भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है ना। तो अब ये बोला जा रहा है कि स्केल अप किया जाए इस तरीके की जो भी चीजें हम खा रहे हैं तो वो चीजें सही है ना। तो उसी के संदर्भ में इसको बोला गया कि ईट राइट इंडिया, उसको हमको शहरी स्तर पर अपनाना है। इसके बाद जो 11 ये आपके विजेता शहर है वहां पर सिर्फ इसको इंप्लीमेंट किया गया था पायलट स्टेज में, है ना, जहां पर इनको जो है क्या दिया गया है, पुरस्कार वगैरह भी दिया गया। तो इसमें चंडीगढ़ था, इंदौर था, JNK है, मतलब जम्मू है आपका, जबलपुर है, पणजी है, राजकोट, राउरकेला, सागर, सूरत, और जो आपका टुमाकुरु है और उज्जैन है ना, तुमकुरु भी बोला जाता है। तो जो ईट स्मार्ट जो आपका ये चैलेंज था उसका उद्देश्य क्या है, तो भैया पहली चीज स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत ऐसी योजनाओं को विकसित करना, उसके लिए मोटिवेट करना कि जो भी खाने से रिलेटेड जो आपकी क्वालिटेटिव डायमेंशन है उसको हम एड्रेस कर सके। जिन लोगों को भी जो खाद्य पदार्थ मिलता है उनको गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ मिले, उससे रिलेटेड जो मुद्दे हैं उससे हम निपट सके। तो स्वस्थ, सुरक्षित और टिकाऊ जो खाद्य से रिलेटेड वातावरण है उसको हम समर्थित कर सके, उसको तैयार कर सके, ठीक। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर विजेता जो घोषित किए गए होंगे, तो सीधी बात है इससे रिलेटेड जो प्रावधान है जिसने अच्छे से उसको अपनाया होगा उनको वहां पर क्या दिया गया होगा,
वहां पर अवार्ड वगैरह दिया गया होगा। और इसके अंतर्गत जो स्मार्ट सिटी मिशन है हमारा, उसके अंतर्गत जो भी शहर है, यूटीज है आपके, उनकी जो राजधानियां हैं, या जो आपके जहां पर आबादी जो है आपकी 5 लाख से ज्यादा है, उन शहरों को चुनौती में भाग लेने के लिए, इस चैलेंज में भाग लेने के लिए इन्विटेशन दिया गया था। ठीक है, और इसके द्वारा क्या होगा, ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, इससे एफिशिएंसी क्रिएट होती है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ती, वही चीजें हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर जो आपका मान लीजिए कि जो शहर जीत जाएंगे तो अब उनको कोई अवार्ड दिया जाएगा, तो उनको वहां पर असिस्टेंस दिया जाएगा, जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट दे दिए, टेक्निकल सपोर्ट दे दिए, है ना, कि वो अपने प्लान्स को जो है इंप्लीमेंट कर सके। ठीक, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद मनरेगा की बात करेंगे तो पहली चीज ये है कि इसमें जो न्यूज है तो बोला जा रहा है कि कई सारे लूप होल्स देखे जा रहे हैं इसमें, है ना, करप्शन देखा जा रहा है, जिस उद्देश्य से बनाया गया था वो आपका विचलित हो रहा है, ऐसी बात की है संसदीय स्थायी समिति ने। तो कितने तरीके की समितियों की बात की गई है संविधान में, है ना। संसदीय जो है स्थायी समिति, स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, एडहॉक कमेटी क्या होती है, और कमेटीज कितनी तरीके की होती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब मनरेगा है क्या, तो 2005 में एक्ट के थ्रू लाया गया था, तब इसका नाम नरेगा था। उसके बाद रीनेम किया गया महात्मा गांधी जी के नाम पे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो भैया नाम से ही समझ में आ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट का कुछ गारंटी वगैरह देना है, तो किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट, अनस्किल्ड, किस एरिया में, रूरल एरिया में। कितने दिन का प्रावधान है, 100 दिन का यहाँ पर जो है रोजगार मुहैया कराना है। और अगर आप 15 दिन के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति ने वहां रजिस्ट्रेशन किया है कि मुझे काम करना है और उसे ना मिले तो उसको रोजगार भत्ता भी देना पड़ेगा। नॉर्मल सी चीज है। इसके द्वारा होगा क्या, तो भैया ऐसा होगा, आजीविका को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। किन क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जितनी भी नौकरियां दी जाएगी तो इसमें महिलाओं को 1/3 यहाँ पर भी रिजर्वेशन की बात की गई है। इसके द्वारा जो है ड्यूरेबल जो एसेट्स होते हैं उनको जो है क्रिएट किया जाता है, उनका निर्माण किया जाता है, जैसे रोड है, कैनाल है, आपका कुएं है, तालाब है, इन सब का। इसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है, तो सीधी बात है, जो SECC है, सोशियो इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस है 2011 का, इसके द्वारा बताया गया कि लगभग 40% जो हमारे यहाँ रूरल हाउस होल्ड है उनके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस है वो। ठीक है ना, तो वो डिपेंडेंट है मैनुअल या अनस्किल्ड लेबर पे। तो हम उनको जो है यहाँ पर रोजगार का अवसर दे रहे हैं, उनके जीवन स्तर को सुधार रहे हैं। ठीक है, इसका महत्व बता रहे हैं। इसके बाद 2.8 करोड़ जो फैमिलीज है उनको जो है इसके अंतर्गत जॉब कार्ड दिया गया। बहुत बड़ा डेटा है आपका। विश्व की सब ऐसी तरह इस तरीके की जो योजना है उसमें सबसे बड़ी और ये योजना है जिसमें सबसे ज्यादा लाभार्थियों को कवर किया जा रहा है। इसके बाद बोला जा रहा है कि लगभग 5.5 करोड़ फैमिलीज को इसके अंतर्गत काम दिया गया है 2021 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसके दौरान। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन भी है, वुमेन एम्पावरमेंट भी हुआ है, वल्नरेबल ग्रुप्स को भी जो है हमने वहां पर बेनिफिट दिया है ना, उनको भी जो है काम प्रदान किया, है ना, रोजगार के अवसर दिए, तो उनके भी जीवन स्तर अच्छा हुआ। तो हर स्तर पे जो है इसका फायदा देखा गया है। ठीक है, तो इससे जो है वर्कफोर्स में जो है महिलाओं की, SC ST के जो कर्मचारी उनकी संख्या में वृद्धि देखी गई है। अब इसके बाद बोला जा रहा है कोविड के दौरान तो जो है ये बहुत फायदेमंद रहा होगा। आप समझ सकते हैं कि लोगों को रोजगार चला गया था। अब इसके अंतर्गत ये अधिकार है कैसे, तो भैया एक्ट लाया गया है तो उसके अंतर्गत ये जस्टिशिएबल राइट है, पहली चीज। दूसरी चीज ये लीगल एंटाइटलमेंट है। ठीक है, कि 15 दिन के अंदर रोजगार अगर नहीं मिला किसी व्यक्ति को, अगर वो काम मांगने गया है तो उसको बेरोजगारी भत्ता की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, वेजेस भी की व्यवस्था किया जाएगा। अब ये बॉटम अप जो दृष्टिकोण है उसका अनुसरण करता है। और इसमें जो कार्य है कि किस तरीके के कार्य किए जाएंगे, तो बॉटम अप की बात क्या करें, बॉटम मतलब निचले स्तर से ऊपर की ओर। तो सबसे निचले स्तर पर क्या है, तो ग्राम सभा, पंचायती राज, तो वही इसमें जो है कामों का निर्धारण भी करती है। इसके बाद ग्राम पंचायत जो है उसके द्वारा यहाँ पर यह भी बोला गया है कि जो लागत के संदर्भ में बात किया गया है यहाँ पर, तो 50% जो कार्य है ना, उनको लागू करने से होगा क्या कि जमीनी स्तर पर जो हमारा लोकतंत्र है उसको सशक्त किया जा सकेगा। नॉर्मल सी चीज है। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये एम्पावर्ड करेगा ना ग्रास रूट डेमोक्रेसी को। ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या है, यही पंचायती राज डेवलपमेंट है ना, पंचायती राज है, ग्राम सभा है। ठीक है, इसके बाद वर्ल्ड बैंक ने ये माना है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम है। इसके बाद इसमें आप देखेंगे कि वुमेन्स का एम्पावरमेंट भी हुआ है। ठीक है ना, और यहाँ पर रूरल अर्बन माइग्रेशन भी कम हुआ है, क्योंकि लोगों को वहीं पर अगर रोजगार मिल गया तो वो क्यों जाएंगे माइग्रेट होकर बड़े बड़े सिटीज में। तो जो बड़ी सिटीज में पॉल्यूशन का संदर्भ है वो भी कम हो पाएगा, है ना। ठीक है, और इससे क्या हुआ है, आपका सामाजिक समानता का भी जो क्षेत्र है उसको भी हमने एड्रेस किया है, सामाजिक समानता को भी स्थापित किया है इसके द्वारा। इससे जो है इंप्रूव हुआ है ग्राउंड वाटर लेवल्स, है ना, वाटर अवेलेबिलिटी जो इरिगेशन के लिए वो भी इंक्रीज हुआ है, इरिगेटेड जैसे पॉन्ड बना लिया, कुआं बना लिया। तो इस तरीके से जो है वहां पर क्या हुआ है, उस तरीके के भी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट किया जा सका है।
ठीक, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हुआ है, इसके द्वारा जो भी पैसा मिलता है डीबीटी के माध्यम से होता है, तो ट्रांसपेरेंसी वगैरह भी। अब चैलेंजेस क्या है, तो सीधी बात है करप्शन, एटीट्यूडनल सबसे पहला हमारे यहाँ। दूसरी चीज अवेयरनेस नहीं होती, बेचारे जो ऐसे लोग होते हैं रूरल एरियाज में, तो उनका गलत फायदा उठाया जाता है। इसमें जो बहुत बड़ा हिस्सा होता है, जो इनको मनी मिलना चाहिए उसका जो बहुत बड़ा हिस्सा है, वो मिडिल मैन कमा लेते हैं, है ना, वो उनके द्वारा जो है मिडिल मैन उसको ले लेते हैं। तो जो लाभ जिसको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता है, वो उनको जो है क्या कर लेते हैं, जो बिचौलिए है दलाल, वो खा जाते हैं वो पैसा। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो अब लैंडलेस लेबरर्स है उनको अगर इस तरीके का काम मिल रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो वो काम कर रहे थे वो नहीं करना चाह रहे। क्यों? क्योंकि कम मेहनत में उनको यहाँ से पैसा, तो वहां से जो है वर्कफोर्स में कमी देखी जा रही है। ठीक, इसके बाद करप्शन तो है ही है इसके इम्प्लीमेंटेशन में। उसके बाद फेक जॉब्स और फेक बेनिफिशियरीज को दिखा के वहां पर लोग जो है वहां पर भ्रष्टाचार करते हैं। और इसके बाद पेमेंट में भी काफी सारा डिले देखा जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर वे फॉरवर्ड क्या है, तो सीधी बात है ट्रांसपेरेंसी को एंश्योर करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। उसके बाद ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर मनरेगा जो श्रमिक है उनको कौशल प्रदान किया जाए, है ना, आगे का रास्ता, है ना, सोशल ऑडिट की व्यवस्था की जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप अपने पास रखिएगा। बताइए जरा सोशल ऑडिट होता क्या है ना, तो उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना, संस्थागत करना है ना। और यहाँ पर जो बोला जा रहा है मनरेगा का जो रेगुलर सोशल ऑडिट है कैग के द्वारा कराया जाए। कैग का जो है चर्चा वहां किस भाग में, किस आर्टिकल में है, कैग किस तरीके से जनता के धन का लोक प्रहरी कहा जाता है, ये मेंस का क्वेश्चन है। इसको आज आप लिख के दिखाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्रिटिकली इवेल्युएट करेगा क्या पावर से किस तरीके से काम करता है ना, और कहां तक जो है वो जो है उसने सफलता प्राप्त की है जिस उद्देश्य से उसको बनाया गया था कैग को। इसके बाद जो आपका यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि जो भारत के कैग है उनके द्वारा आप सोशल ऑडिट वगैरह करा लीजिए मनरेगा का, तो जो भी आपकी यहाँ पर लूप होल है उसके बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद जो भ्रष्ट अधिकारी है उनके खिलाफ जो है शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करिए। उसके बाद बोला जा रहा है कि जो नंबर ऑफ वर्किंग डेज है उनको भी बढ़ाया जा सके यहाँ पर, है ना, ड्रॉट प्रोन जो एरियाज है ना, वहां पर। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट फेज है हमारा, उसमें एमसीक्यू की बात की जा रही है। तो सबसे पहला जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में स्टेटमेंट बताना, कौन सा ट्रू, पहला कि सही के बारे में बताना है कि पहला ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा एस्टैब्लिश किया गया आर्टिकल 338 ए के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा कौन सा अमेंडमेंट है, 89 है, ये एक्ट लाया गया 2003 में, ये एग्जिस्टेंस में आया फरवरी 2004 में। इसके अंतर्गत एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर होते हैं। इसमें चारों स्टेटमेंट ठीक है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहला लेक बैकाल जो है सिचुएटेड है रशिया में। दूसरा जो लेक अकान है सिचुएटेड है जापान में। लेक जो आपका कनका है, खानका बोलते हैं, ये चाइना में जो है सिचुएटेड है। उसके बाद जो डल झील है, चिल्का है, वेम्बनाड है, पुलिकट है ना, और जो आपका सुखनारे झील है ये भारत में स्थित है, किस किस राज्य में है ये भी बताइएगा, ये भी ठीक है स्टेटमेंट। लास्ट वन जो है लेक जो आपका मटानो है ये इंडोनेशिया में सिचुएटेड है। तो पांचों के पांचों स्टेटमेंट सही है। और पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है, तो भैया कोई भी गलत नहीं है, नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।